नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। मैं इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ्स। अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में और इस चैनल पर मैथ बेसिक से बेसिक कहने का मतलब है ज़ीरो लेवल से सिखाऊंगा। ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्लास के छात्र हो, किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हो, अगर आपका मैथ बिल्कुल भी नहीं है, कहने का मतलब लेवल आपका ज़ीरो है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको मैथ में बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है। तो कुछ मैथ्स के जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं, आप देख सकते हैं। पहला फैक्ट्स है कि किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, a गुने में 0 इज इक्वल टू 0, 0 गुने में a इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है a क्या है, कोई संख्या है जिसमें मैंने 0 से गुना किया तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। या 0 है जिसमें मैं a से गुना किया, एक कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, 5 है गुने में 0 है तो आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं, 0 है, यहाँ 5 से मैं गुना करूँगा तो क्या होगा, हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो सेकेंड फैक्ट है वो क्या है कि शून्य में शून्य 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा भागफल क्या होगा, सदैव शून्य प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 0/1। 0/1, एक क्या है, कोई भी संख्या है, 1 2 3 आप कुछ भी मान सकते हैं। 0/1 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 0/2, आंसर क्या होगा हमारा, 0 होगा। 0/120 है, आंसर क्या होगा हमारा, 0 होगा। 0/484, आंसर क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सदैव 0 आएगा। अब चलते हम लोग तीसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है। तीसरा फैक्ट है कि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है इन्फिनिटी बोलिए या फिर अनंत भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। a/0, ए क्या है, कोई संख्या है, 1 2 3 4 कुछ भी, जिसमें 0 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या होगा, हमारा इन्फिनिटी अनंत प्राप्त होगा। ठीक है। अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। क्लियर है। एग्जाम्पल है 12/0, आंसर क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 120/0, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 13/0, आंसर क्या होगा हमारा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम चौथे फैक्ट के बारे में। तो चौथा फैक्ट क्या कहता है कि किसी संख्या का घात यानी पावर शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। किसी भी संख्या, कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर घात 0 हो गया उसका मान क्या होगा, 1 होगा। या चाहे वो संख्या a हो, b हो, x y z कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 है तो आंसर क्या होगा हमारा, 1 होगा। उदाहरण है यहाँ पे
12 के पावर 0 है, आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। 100 के पावर 0, आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। b के पावर यहाँ पे क्या है 0, आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। 140 के पावर 0 है, आंसर क्या होगा हमारा 1 होगा। इसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हम लोग 5वें फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं जो 5वें फैक्ट के बारे में बात कर रहा था वो था जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट होते हैं, नियम होते हैं। मैं आप लोगों को जोड़ और घटाव के कुछ रूल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। तो पहला रूल क्या कहता है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है। धनात्मक संख्याएं क्या होती है, सदैव आपस में जुड़ जाती है। और चिन्ह क्या होता है, प्लस का लगता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 2 क्या है धन संख्या है, 3 क्या है धन संख्या है, तो क्या होगा आपस में जुड़ जाएंगे। 2 और 3 क्या होगा 5, और चिन्ह क्या लगेगा प्लस का। यहाँ पे हम लोग चिन्ह प्लस का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या जो होती है उसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग, प्लस का मानते हैं। ठीक है, नोट में लिखा भी है कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो धन यानी प्लस माना जाता है। जैसा कि ये क्या है 2 है, 2 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको प्लस मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 के आगे क्या है कोई चिन्ह है, वो क्या है प्लस है, तो क्या हुआ ये ऑलरेडी प्लस है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था तो इसे हम लोग +2 भी मान सकते हैं। इसी तरह 2 और 3 क्या होंगे 5 होंगे। तो 5 क्या है 5, अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा प्लस भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही कह रहा है कि संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन यानी प्लस माना जाता है। चलिए अब चलते हम लोग दूसरे नियम के। दूसरा नियम क्या कहता है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है आपस में सदैव घट जाती है। और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, चिन्ह क्या होती है बड़ी संख्या का लगता है। ठीक है, एक उदाहरण है आपके सामने, क्या है कि 5 - 7, 5 - 7, 5 क्या है मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है प्लस है, कोई नहीं है तो प्लस है, धनात्मक हो गया। और इसके आगे क्या है ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि 5 में 7 क्या होगा घट जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 5 में 7 कैसे घटेगा, 7 तो बड़ा है 5 छोटा है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो बड़ी संख्या होती है इसमें से छोटी संख्या को घटा लेते हैं। ठीक है, और चिन्ह क्या होती है हमेशा जो होती है, चिन्ह जो होती है बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या क्या इसमें 7 है, तो पहले क्या करेंगे 7 में से 5 को घटा देंगे, क्या होगा हमारा 2 आएगा। और चिन्ह क्या होती है बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या क्या है 7 है और इसके चिन्ह क्या है माइनस है, तो हमारा आंसर क्या होगा -2 हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या है प्लस का 9 है और माइनस का 11 है। मैं क्या करूँगा इसमें से 11 को, फिर 11 में से 9 को घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। और चिन्ह क्या लगेगा हमारा माइनस का लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 17 है, 17 में से 6 घटेगा, कहने का मतलब 17 क्या है प्लस में है और 6 क्या है माइनस में है। तो मैंने बोला कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या सदैव घट जाएगी। ठीक है, 17 में से 6 घटेगा तो 11 होगा। और चिन्ह क्या होगी हमेशा बड़ी संख्या का ही लगेगा। तो बड़ी संख्या क्या है 17 है, 17 का चिन्ह क्या है प्लस है, तो +11 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, +11 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समझाने के लिए लिखना तो पड़ेगा। लेकिन माइनस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे है -11 प्लस का 9, इस केस में क्या होगा फिर भी घटेगा ये। क्यों?
क्योंकि अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या होती है, हमेशा घटती है। तो ये क्या है, ऋणात्मक है और ये क्या है, धनात्मक है। तो 11 में से 9, हमेशा आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 11 में से 9 घटाएंगे, क्या होगा हमारा, 2 निकलेगा। और चिन्ह क्या होती है, हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या क्या है, 11 है। 11 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो लगेगा क्या, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण यानी माइनस का लगता है। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह क्या होता है, माइनस का लगता है। यहाँ पे 5 क्या है, माइनस में है, ऋणात्मक है। 2 क्या है, ऋणात्मक है। तो मैंने क्या बोला कि ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है। जुड़ने का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। तो 5 और 2 क्या होता है, 7। क्लियर है। और चिन्ह क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक लगता है, माइनस का लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 7 और माइनस का 8 है। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा, 8 का और 7 15 हो जाएंगे। और चिन्ह क्या लगेगा हमारा, माइनस का लगेगा। ठीक है, चलिए इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये 5 रुपया कर्ज लिया है और ये भी 2 रुपया कर्ज लिया हुआ है। तो कहने का माइनस का मतलब होता है कर्ज लेने वाला और प्लस का मतलब होता है कर्ज देने वाला। ठीक है, तो ये भी 5 रुपये कर्ज लिया है और ये भी 2 रुपया लिया है। तो कुल कितने लिए हैं, दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। कितने लिए हैं, टोटल 7 रुपये कर्ज लिए हैं। इस तरह भी समझ सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग गुना यानी मल्टीप्लिकेशन के। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, गुना यानी मल्टीप्लिकेशन। इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें क्या होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, अगर प्लस गुने में प्लस हो, उसका आंसर क्या होगा, सदैव प्लस में आएगा। ठीक है, गुने में क्या होता है, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है, 2 क्या है, प्लस में है, 3 क्या है, प्लस में है। तो 2 गुने में 3 करेंगे तो क्या होगा, 6। जो आंसर हमारा आएगा वो भी क्या आएगा हमारा, प्लस में प्लस 6 आएगा। प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर सेकेंड क्या कहता है, माइनस गुने में माइनस क्या होता है, माइनस गुने में माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। प्लस प्लस भी प्लस और माइनस माइनस भी प्लस होता है। यहाँ उदाहरण लिए हैं, -2 गुने में -3, आंसर क्या होगा, प्लस का 6 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, माइनस गुने में प्लस। माइनस गुने में प्लस क्या होता है, सदैव माइनस होता है। यहाँ पे मैंने लिया है -2 गुने में 3, आंसर क्या होगा हमारा, 6। लेकिन आंसर किस में आएगा हमारा, माइनस माइनस में आएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, प्लस गुने में माइनस। प्लस गुने में माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मैंने 2 क्या है, प्लस में है, 3 क्या है, माइनस में है। 2 गुने में -3 क्या होगा, 6। लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस का 6 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट, अगर माइनस का गुना सम यानी इवन बार किया जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। माइनस का गुना अगर सम बार किया जाए, कहने का मतलब है सम संख्या बार। सम मतलब क्या, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, सम है। कहने का मतलब है कि अगर हम माइनस गुने में -2 क्या है, 2 बार किए, सम हो गया। फिर मान लीजिए माइनस करेंगे, फिर करेंगे माइनस, इस तरह क्या होगा, 1, 2, 3, 4 बार किए। 4 क्या है हमारा, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो आंसर क्या होगा हमारा, प्लस में आंसर आएगा, हमेशा क्या होगा, प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, सेकेंड, अगर माइनस का गुना विषम यानी ओड बार करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, माइनस में आएगा। देख लेते हैं,
विषम संख्या क्या है? या 1 है, 3 है, 5 है। अगर 1 माइनस गुने में माइनस 1 2 3 बार करेंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम लोग भाग के बारे में। तो भाग यानी डिवीजन। अब बात करें हम लोग डिवीजन के कुछ फॉर्मूलेज के बारे में, ट्रिक के बारे में। तो वो क्या है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, अंश और हर के चिन्ह क्या हो? समान हो, तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। और यदि अंश और हर का चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि अंश और हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर दोनों का चिन्ह क्या हो? समान हो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आंसर क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस है, दोनों बगल क्या? अंश और हर में समान चिन्ह है, तो आंसर क्या होगा हमारा? प्लस में आएगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने बोला प्लस, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? 2 मान लेते हैं, बटे में यहाँ भी 4 मानते हैं, दोनों क्या है? प्लस में। मैंने पिछले वीडियो में मैंने पीछे आप लोग को बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि अगर कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है? प्लस होता है। कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है। इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस, इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो प्लस प्लस को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आएगा हमारा? हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ भी क्या है? ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। कहने का मतलब है मैं मान लेता हूँ -4 अंश में और माइनस का 2 मान लेता हूँ हर में। ठीक है, तो क्या होगा? माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर क्या होगा हमारा? प्लस में आएगा। समझे? अब क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर का चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ये तो था समान चिन्ह वाला। अब यहाँ पे आएगा आपका असमान चिन्ह। असमान कहने का मतलब है ऊपर क्या है? माइनस है, नीचे क्या है? प्लस है, आंसर क्या निकलेगा हमारा? माइनस में निकलेगा। यहाँ भी क्या है? ऊपर अंश क्या है? प्लस है, हर क्या है? माइनस है, तो आंसर क्या निकलेगा हमारा? माइनस में निकलेगा। कहने का मतलब देख लेते हैं, माइनस का 4 अंश है और 2 क्या है? प्लस में है, तो आंसर क्या निकलेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर निकलेगा हमारा माइनस का 2। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? प्लस का, मैं यहाँ मान लेता हूँ प्लस का 4 बटे कर लेता हूँ माइनस का 2। इस केस में भी आपका 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, यहाँ केस में आपको आंसर निकलेगा माइनस का 2 ही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो बच्चे का मैथ बिल्कुल भी कमज़ोर है वो इस वीडियो को देखें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो मैं हमेशा लेकर आपके लिए आते रहूँगा। थैंक यू।